जी मित्रों नमस्कार, गुड आफ्टरनून और अभिवादन आप सभी का। आज हम एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर संचिता भट्टाचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट दिल्ली से। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े ही खास इशू पर, जिस पर पब्लिक डोमेन में बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको गूगल करके शायद आपको कुछ मिल जाए, पर अगेन वहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग आपको चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे ये उचित लगा कि उनसे एक बार पूछा जाए, डॉक्टर भट्टाचार्य से, कि जो कुछ ये बांग्लादेश म्यांमार के बीच में चल रहा है, रोहिंग्याज का इशू, अरकान आर्मी का इशू, इन सब की बैकग्राउंड में दरअसल है क्या। तो डॉक्टर भट्टाचार्य, एक बार फिर से आपको वेलकम टू द चैनल। यू हैव बीन वेरी काइंड टू स्पेयर टाइम एंड गाइड कीजिए, हमको बताइए कि ये दरअसल रोहिंग्या है कौन, कहाँ से आए, इनका क्या बैकग्राउंड है, हिस्ट्री क्या है, एंड देन हम लोग आगे बात करते हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य। Shukriya Mahesh ji for inviting me in yet another. I would hope that it will be again an engaging session with you. जैसे हम सब जानते हैं, लाइक अभी न्यूज में है, पिछले 2-3 हफ्ते से ये बात बहुत आ रही है कि जो अराकान आर्मी है, इट हैज इन्वेटेड the Modang district of Rakhine province of Myanmar, which is bordering the southern tip of Bangladesh, and it has, in a way, captured the Rakhine region. Now, why Rakhine region is important? Because Rakhine region is the easternmost flank of Myanmar, which is claimed by both Arakan army and the Rohingyas. अगर आप रोहिंग्या की पॉपुलेशन देखें तो आज की डेट में रोहिंग्याज आर द लार्जेस्ट स्टेटलेस population of the world. चारों तरफ, नॉट ओनली इन दिस जोन ऑफ एशिया, बल्कि इन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, स्पेशली इन अमेरिका, कनाडा, आपको ये रोहिंग्या डिस्कोर्स जो है आजकल बहुत सुनाई देता है। जगह जगह लोग रोहिंग्यास को लेके बहुत बात कर रहे हैं। कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, नॉर्वे एंड अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन गिविंग रिहैबिलिटेशन एंड डोनेशन, स्पेशली टू बांग्लादेश, जहाँ पे रोहिंग्या कैंप्स हैं। दे आर वेरी मच एंगेज्ड इन developmental activity of within the Rohingya camps. Now जो रोहिंग्या की कहानी है वो शुरू होती है अरब ट्रेडर्स के टाइम से। रोहिंग्या की ओरिजिन को लेके, जैसे मैंने बलूचिस्तान के टाइम पे भी आपसे कही थी, फिर जब हम लास्ट पारा चिनार का डिस्कशन कर रहे थे तब आपसे कही थी, दोबारा मैं सेम चीज रिपीट करूंगी कि यहाँ पे अगेन जो ब्रिटिश पॉलिसी रही है कि जहां से एक जगह से दूसरी जगह पॉपुलेशन को डिसलोकेट करना अपने फायदे के लिए, अपने प्लांटेशंस के लिए, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है आज की रोहिंग्या क्राइसिस को डेवलप करने में विद इन म्यांमार एंड बांग्लादेश। एक थियरी जो है रोहिंग्या ओरिजिन की ये है कि जो अरब ट्रेडर्स आए थे, देयर इज एन आइलैंड कॉल्ड राखरी आइलैंड विच इज ऑफ कोस्ट ऑफ the present Rakhine state. Okay, so ये एक बहुत लोगों का मानना है, जो अरब ट्रेडर्स आए थे मिडिल एजेस में, लाइक सॉरी नॉट इन मिडिल एज, जो लाइक 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में जो अरब ट्रेडर्स आए थे इस एरिया में, और उन्होंने लोकल जो लड़कियां उनसे शादी करी, कन्वर्शन किया, तो उनकी जो प्रोजेनी है दैट इज द करंट रोहिंग्या पॉपुलेशन। ये एक थियरी है। और दूसरी थियरी है विच इज रिलेटेड टू द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ प्लांटेशन लेबर। ये भी माना जाता है कि राइस कल्टीवेशन के लिए एक सेक्शन ऑफ पीपल वर डिसलोकेटेड ड्यूरिंग मिड 1800s फ्रॉम द ईस्टर्न जोन ऑफ द देन बंगाल विच इज नाउ बांग्लादेश, एंड दे वर ट्रांसपोर्टेड टू द करंट राखाइन स्टेट विच वाज नोन एज आराकान। सो द आज जो वायलेंस जितना हो रहा है, आराकान आर्मी जो वायलेंस कर रही है, और जो रोहिंग्या पे वायलेंस हो रहे हैं, और जो रोहिंग्या के जो मिलिटेंट आउटफिट्स है लाइक आरसा एंड आरएसओ जो वायलेंस कर रही है, द पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज द लैंड एरिया ऑफ राखाइन स्टेट, बिकॉज दोनों साइड से ही क्लेम है। आराकानीज जो है, वो आराकान आर्मी जो है, वो यहाँ पे एक सॉवरेन स्टेट चाहती है फॉर द आराकानीज पीपल। सो इसीलिए वो जो म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट है। एंड एट द सेम टाइम जो रोहिंग्या जो पीपल है, रोहिंग्या के जो मिलिटेंट आउटफिट्स है लाइक आरसा है, आरएसओ है, वो भी एक अपने लिए सेपरेट जोन कार्व आउट करना चाहती है।
तो आप समझ रहे हैं द पॉइंट ऑफ, जो मेन पॉइंट है वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तो है, वहां पे रिलीजियस एक एंगल आता है, एक इकोनॉमिक एंगल आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफ एरिया, लैंड। हम्म। ऑफ द राखाइन स्टेट, दैट इज द मेन पॉइंट। वो बात की हम्म। बात आती है, वहां पे एथनिक क्लिंजिंग हुई, वहां पे जेनोसाइड हुआ, वहां पे रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, वहां पे इकोनॉमिक जो भी है डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सारी चीजें इस सिंगल पॉइंट से जुड़ी हुई है कि आराकानीज लोग अपने आप को, जो आराकान आर्मी है वो कह रही है कि हम बर्मीज से अलग हैं, हम बर्मीज से अलग थे और हमें ये अपने अपना एक देश चाहिए। एंड एट द सेम टाइम रोहिंग्यास आर आल्सो क्लेमिंग कि ये हमारा मुल्क है, हमारी धरती है, हमारा लैंड है, तो यहाँ पे हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज का जो राखाइन स्टेट है उसमें तकरीबन 37% आपके रोहिंग्या पॉपुलेशन है, which is हम्म। like what to say, it's not even it's not even 50%, they have not yet reached the 50%, बस वही है 35% में ये लोग बोल रहे हैं कि हम, हमारे ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं सिंस 1950s उनको रोकना चाहिए। अब बात ये है, अगर आप देखें, जो मैंने आपको दो थियोरीज बताई, एक तो अरब माइग्रेशन की थियोरी मैंने बताई और एक ये बंगाली सेटलर्स की थियोरी बताई। अब अगर हम लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो आज जो रोहिंग्या लैंग्वेज बोली जाती है, इट इज वेरी सिमिलर टू द बंगाली चिटागोंग डायलेक्ट। हम्म। चिटागोंग का जो टेकनाफ एरिया है, इट इज बॉर्डरिंग द मोदांग डिस्ट्रिक्ट विच इज द नॉर्दर्न एरिया ऑफ राखीने प्रोविंस। तो टेकनाफ का जो बोली बोली जाती है और जो नॉर्दर्न राखाइन स्टेट में जो बोली बोली जाती है, दे आर वेरी सिमिलर। ओके। it has roots in Eastern Indo-Aryan language. हम्म। सो लिंग्विस्टिकली अगर आप देखें तो रोहिंग्यास को, मैंने सुनी है उनकी बोली, काफी सारी डॉक्यूमेंट्री में मैंने सुनी है, जैसे दे यूज वेरी ईस्टर्न बंगाली वर्ड्स लाइक पोला, दे विल यूज फॉर बॉय, which is also a sort of a part of the Bengali vocabulary, if you can say. Then they will say what to say, ghor, which is like your और basha, which is like your house. So या even if I don't understand Rohingya as a language, but at least I can make out like kind of 60 to 70%, as because I'm Bengali, मैं Bengali हूँ, मैं 60-70% समझ जाऊंगी कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। So राइट, कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। linguistically it is very close to the Chittagong dialect of your Bangladesh. तो ये एक आपके एक लॉजिकल आप इस चीज को हिस्ट्री की तरफ ले जा सकते हैं कि कहाँ से इसकी लिंकेजेस हो रही है, बट एट द सेम टाइम कुछ आपके वर्ड्स हैं लाइक अरबिक, उर्दू और फारसी वर्ड्स हैं जो अब इनकॉर्पोरेट हो गए हैं रोहिंग्या लैंग्वेज में। तो ये बात आती है रोहिंग्यास की, थोड़ा बैकग्राउंडर मैंने दिया है। अब और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको याद होगा कि जो जापानीज आर्मी थी, इट इन्वेडेड बर्मा। या हाँ, तो उनका जो प्लान था मेनलैंड, जो आपकी ब्रिटिश एम्पायर इन साउथ एशिया को लाइक अटैक करने का, वाज थ्रू बर्मा एंड नागालैंड। सो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो बर्मीज पॉपुलेशन थी, दे वर साइडिंग विद द जापानीज आर्मी। अब जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने ये रोहिंग्याज लोगों से कहा कि यू सपोर्ट अस, यू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट, इन एक्सचेंज वी विल गिव यू एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट। समझ रहे हैं आप बात, कहाँ से बात शुरू हुई है? जो आज जो ये चिल्ला रहे हैं, ये इनके भी एक चिल्लाने के पीछे बेसिस है। They are demanding equal rights, they are demanding citizenship, which the Myanmari military does not want to give them. They have been legally denied citizenship, but they also have a basis. भाई हमें वादा किया गया था कि हमें, अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ, if we fight against the Burmese and Japanese army, हमें अपनी इंडिपेंडेंट एक स्टेट दी जाएगी। तो ये भी एक पहलू है जो डिस्कशन में आता नहीं है, या लोग उसके बारे में इतना बात करना चाहते नहीं है लोग उसके बारे में। ठीक। सो हमने देखा 50-60s में, जैसे हम देख रहे थे बलूचिस्तान में जैसे हुआ, या कबायली इलाके जो है पाकिस्तान में जो हुआ, एग्जैक्टली जो चीज श्रीलंका में भी हुई विथ रिगार्ड टू द तमिलियन प्लांटेशन वर्कर। बहुत सारी एक्ट्स बनाई गई, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई जिनपे इनको, जैसे स्कूल्स पे इनके बच्चों को ज्यादा जाने नहीं दिया जाता था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ इन लोगों के साथ, बेरोजगारी का इनको सामना करना पड़ा। फिर जैसे
जो दूसरे क्या कहते हैं इनको बेनिफिट्स इनको नहीं मिलते थे, वाटर की क्राइसिस थी, फिर फूड ग्रेन्स की क्राइसिस थी, वो सारी चीजें रोहिंग्याज ने भी झेली म्यांमार में। और ये वहां तक पहुंचा जब 1982 में म्यांमार गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट डिक्लेयर किया। And following this Declaration of Citizenship Act of 1982, it is very crucial because it formally denied citizenship to the Rohingyas. जैसे हमारे यहाँ बोला जा रहा था ना, सीए के टाइम में कागज लेके आओ। एक्चुअली आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर, यहाँ पे ये 82 में ये लोग कर चुके थे, और इनके लिए जो कट ऑफ डेट था वो था 1823। Okay. Yeah. 1823 was the cut off date. अगर कागज है तो तुम भैया म्यांमारी सिटीजन हो, अगर कागज नहीं है तो यू आर स्टेटलेस। और as because हमें पता है क्या सिचुएशन थी रोहिंग्यास के साथ, they were also going through a series of persecution, like 3 decades of persecution. Obviously, they were the first one who were declared illegal. तो आज रोहिंग्यास की सबको पता है ये हालत है, they are neither part of Bangladesh nor they are part of Myanmar. So they are the stateless people. अब ये बात जो है, आज का जो करंट सिचुएशन है जो बांग्लादेश फेस कर रहा है, इन अ लाइक ऑब्ट्यूज वे इंडिया भी फेस कर रहा है, इट फ्लेयर्ड अप इन 2017। One of the militant outfits, ARSA, Arakan Rohingya Salvation Army, it attacked 30 police posts simultaneously in the Rakhine region, causing death of more than 70 people. और उसके रिटेलिएशन में जब म्यांमारी आर्मी ने अटैक्स किए इनके गांव में, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ रखाइन में, तकरीबन 13,000 लोग मारे गए। एंड दैट कॉज्ड अ मैसिव डिसलोकेशन एंड व्हाट टू से एंटरिंग ऑफ इलीगल रेफ्यूजीज इनटू बांग्लादेश। बांग्लादेश में थ्रू आउट ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते जा रहे थे 50s में, 60s में, 70s में, बट ये जो मैसिव नंबर का जो हुआ कि भैया अब हमसे और कुछ हो नहीं रहा है, हमारा घर बार जला दिया गया है, हमारे 13,000 से, तो 13,000 इज अ गवर्नमेंट एस्टिमेशन, तो हम वी ऑल नो मोर देन दैट, बिल्कुल 13,000 इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, इट इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रोहिंग्यास बीइंग किल्ड इन म्यांमार, डिस्प्लेसमेंट। यस। सो अब जो है लॉजिक, आप देखिए हर चीज के पीछे ना लॉजिक आ जाता है। अब म्यांमारी आर्मी का ये लॉजिक है कि जो रोहिंग्यास है दे डोंट एसिमिलेट। ये जो एसिमिलेशन की प्रॉब्लम है ना कि दे डोंट, ये आपकी जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं म्यांमार के, या जो आर्मी है इनका, या जो लोकल नॉन रोहिंग्या पॉपुलेशन है, इनका ये कहना है वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है, अब because of this division, societal division, this political, religious, ethnic division, वो ये है कि Rohingyas refuse to assimilate. And on top of that, Rohingyas want to establish an Islamic Republic of Burma, which actually was promised to them by the Britishers during Second World War. जैसे हमने अभी discuss किया इस चीज को. So both the sides are in a way right from their own perspective. But at the same time, what is happening, it is not helping anybody. It is not helping the army, neither it is helping the local Rohingya. Yeah. So इससे क्या होता है, जो हम आरसा, इसके बाद मैं आरसा पे आऊंगी कि how ARSA emerged as a voice of the Arakanese people. 3 militant militias हैं, बहुत important हैं, which operates in both sides of Myanmar and Bangladesh. एक है Arakan आर्मी, एक है Arakan रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ARSA, एंड तीसरा है RSO, रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मिलिटेंट इन नेचर है, बहुत ज्यादा वायलेंट हैं, ये किलिंग में, अबडक्शन में एंड कॉजिंग अ सॉर्ट ऑफ व्हाट टू से टर्फ वॉर पे विश्वास रखते हैं। हम ये टर्फ वॉर में बाद में आएंगे। ये जो this Arakan army is supported by the political party which is called United League of Arakan, ULA. Okay. So it is a militant wing of ULA, as मतलब बहुत सारे जो आपके एनालिस्ट हैं, according to many analysts, it is supported by this political organization and it is the militant wing of this political organization. Same political organization, बिल्कुल. It was formed in 2009.
with the goal of creating an Arakan nation. इसका एजेंडा बहुत क्लियर है. जैसे रोहिंग्यास का एक क्लियर एजेंडा है, उसी तरह अराकान आर्मी का भी बहुत क्लियर एजेंडा है. दैट वी वांट, एज आई वाज मेंशनिंग फ्यू मिनट्स बैक, वी वांट अ separate Arakan nation within the area of present day Myanmar. Myanmar, Rakhine. Now the point of major contention with the Rohingya, this is the point of major contention with the Rohingya, as I was saying, कि दोनों को ही एक ही लैंड पे हक जमा रहे हैं. अराकानीज भी जमा रहे हैं, रोहिंग्यास भी जमा रहे हैं. नाउ जो कैपेसिटी है इसकी अराकान आर्मी की तकरीबन 30,000 कैपेसिटी है एज ऑफ नाउ. और इसकी अगेन बहुत खासियत ये है दैट द लीडरशिप इज यंग एंड इट इज एजुकेटेड. कोई भी लीडरशिप, जैसे आपको भी पता है बलूचिस्तान में हमने देखा है, हमने LTTE में देखा है, अब हम यहाँ पे भी ये चीज नजर कर रहे हैं. जब लीडरशिप एजुकेटेड होती है तो उसके पास ताकत ज्यादा आ जाती है, बिकॉज द लीडरशिप हैज अ वर्ल्ड व्यू. द लीडरशिप नोज हाउ टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड इवन इफ एट द कॉस्ट ऑफ जेनोसाइड. अगर आप जेनोसाइड कर रहे हैं, yet you know how to place your story, or how rather how to sell your story. So one of the critical point of Arakan army leadership, it is its Western educated background, and it is the majority of the leadership is of young population. और इससे पहले जो हमने देखी है, और एक जो खासियत है अराकान आर्मी की, वो ये है कि इससे पहले जो इनके जो अराकानीज लीडर्स थे, they had base on the northern side of Rakhine. They were not connected to the southern part of the Rakhine. But Arakan army ने क्या किया, ये जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड था राखाइन में, उसको खत्म कर दिया. इनके बेस जो है, इनकी जो मिलिट्री बेस है, इनकी मिलिटेंट जो रिक्रूटमेंट होती है, वो बोथ नॉर्दर्न राखाइन स्टेट से भी होती है और सदर्न राखाइन स्टेट से भी होती है. तो आप ये कह सकते हैं एक हद तक इनका जो आउटरीच है, दे हैव अ पैन राखाइन स्टेट आउटरीच जो इनके फेवर में काम करती है. और इनका अभी जो है ड्रीम ऑफ एन अराकान स्टेट है, which is a sort of a political propaganda. They are using. इतने जो ये विलेजेस जला रहे हैं, अभी जो मोदांग में इन्होंने विलेजेस जलाए हैं, लोगों को डिस्प्लेस किया है, everything is happening because of this pretext of the Arakan dream. आराकान ड्रीम को सामने रख के ये लोग जो लोकल रोहिंग्या पॉपुलेशन है उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं, परसिक्यूट किए जा रहे हैं. Right. और सबसे मजेदार बात ये है कि अभी जो म्यांमार की जो आर्मी है, इट इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम RSO एंड ARSA, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो अराकान आर्मी को रोक सके. तो अब वो क्या करेगी? वो अब इट इज, हालांकि देखिए बहुत मजेदार बात है, इट इज अ वेरी द सिचुएशन इज वेरी प्रिकेरियस. ऑल द 3 पॉइंटर्स आर अगेंस्ट ईच अदर. एक पॉइंट पे रोहिंग्यास हैं, एक पॉइंट पे अराकान आर्मी है, एक पॉइंट में म्यांमार की मिलिट्री. हाँ, तो ये इट्स अ ट्रायंगल. लेकिन एज बिकॉज अराकान आर्मी भी भारी पड़ रही है, तो बाकी जो 2 पॉइंटर्स हैं म्यांमारी आर्मी के और मिलिटेंट रोहिंग्या ऑर्गेनाइजेशन के, ये लोग जुड़ गए हैं टू फाइट अगेंस्ट द अराकान आर्मी. सो राइट नाउ ये चल रहा है आपके म्यांमार के बॉर्डर में. इसका क्या होता है, जैसे हम देख रहे हैं बांग्लादेश में जो सिक्योरिटी इम्पैक्ट आ रहा है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, नॉट ओनली फॉर बांग्लादेश बट ऑल्सो फॉर इंडिया. क्योंकि हमें एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि बोथ बांग्लादेश एंड इंडिया, दे आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ 1951 UN रेफ्यूजी कन्वेंशन. ओके, ये इस चीज को कोई नहीं बोलता है. हम as Indian government, we are not legally obliged to shelter refugees, whether they are Bangladeshi refugees or Rohingya refugees. And at the same time, legally, Bangladesh government is also not obliged, because they also not the signatories to give shelter to the Rohingyas. Yeah. Now
हाँ, बट ये क्या है ना, मजबूरी हो जाती है। अब बॉर्डर्स इतने ओपन है, वहां पे भी सेम है, जंगल है, इट इज अ फॉरेस्टेड एरिया विथ या रिवराइन टोपोग्राफी। तो अगर आ हम्म गए तो आप क्या करेंगे? ट्रू आपके पास तो उतनी आर्मी की मोबिलाइजेशन नहीं है, बांग्लादेश आर्मी के पास भी उतनी मोबिलाइजेशन नहीं है कि खदेड़ के इनको वापस भेजे। हाँ पर ये और कर सबको रही मार भी है। तो नहीं सकते हैं बिल्कुल That is a different thing. भाषांचार एक जगह है which is a silt, which is a island, silt island, जहाँ पे इनकी रिहैबिलिटेशन हो रही है। हसीना ने काफी रिहैबिलिटेट किया था पिछले 2-3 सालों में। एनीवेज हम उस पर आएंगे थोड़ी देर में। अब हम्म बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं इस एंटायर क्राइसिस को, तो करेक्ट 1978 में एक बार मास एक्सोडस हुआ था हम्म रोहिंग्यास का, अर्ली 1990s में हुआ था, और हम्म 2017 में जैसे मैंने आपको बोला, जो ये अटैक किए थे रोहिंग्या आरसा सॉरी अराकान आर्मी ने, 30 हम्म जो पोस्ट थे मिलिट्री के, तब से जो अटैक हो रहा है 2017 से, इट हैज बीन अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम फॉर बांग्लादेश। अभी पिछले वीक बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसने ये स्टेटमेंट दी है कि लास्ट 2 महीने में 60,000 रोहिंग्यास एंटर कर चुके हैं बांग्लादेश। जस्ट इन लास्ट 2 मंथ्स ये जो अराकान आर्मी ने अभी जो ये हम्म अग्रेसिव पोस्चर अपनाया है अराकान आर्मी ने, उसके हम्म चलते 60,000, दैट इज अगेन एन गवर्नमेंट एस्टिमेट, 60,000 लोग आ गए हैं बांग्लादेश की तरफ। अब ये जो हम्म तेकनाफ एरिया है, उखिया एरिया है, दीज आर द जोन्स जहां पे बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने रेफ्यूजी कैंप्स बनाए हैं फॉर रोहिंग्यास। हम्म इनकी these are shanty towns, if you can see, these are like long stretch of shanty towns with numbering, camp number 1, camp number 2, camp number 3, ऐसे हाँ हाँ अनगिनत इनके कैंप्स हैं। ओके अब हम जब बांग्लादेश की तरफ इस स्टोरी को मोड़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ रोहिंग्यास। करेक्ट सिक्योरिटी इंप्लीकेशन एंड ऑल बिल्कुल जी, जैसे मैंने बताया, जो ये रेफ्यूजी कैंप्स हैं, these have actually become den of criminals, हम्म just like the Kachi areas of Karachi. कच्चा एरियाज हाँ, तो वहां पे जैसे आपको पता होगा, जो टर्फ वॉर चलती है हम्म between different gangs, the same thing happens in these refugee camp, जहां पे 10 से 11 अभी क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने अपने अपने टर्फ जोन्स जो है, अपने अपना जो है व्हाट टू से एरिया ऑफ ऑपरेशन एरिया बांट लिया है डिमार्केट कर लिया है, जिसमें हम्म आरसा आ जाता है, आरएसओ आ जाता है, उसके साथ आपकी दूसरे भी जैसे जाबू डेकॉइड बैंक है, डेकॉइड गैंग है एक, फिर नबी हुसैन डेकॉइड गैंग है, फिर मास्टर मुन्ना डेकॉइड गैंग है, फिर चकमा डेकॉइड गैंग है, ऐसे कम से कम 10 से 12 डेकॉइड गैंग्स हैं ओके जो जिन्होंने अपने एरियाज ऑफ ऑपरेशन बना लिए। समझ लीजिए कैंप नंबर 1 to 5 इज जाबू डकैत गैंग, 10 to 11 इज नबी हुसैन गैंग। तो इन्होंने अपने में ही डिवाइड कर लिया कि भाई अब हम लोग गैंग की तरह यहाँ ऑपरेट करेंगे। सो इंस्टेड, अब सोचिए, दिस इज द मेंटालिटी ना, अब द गवर्नमेंट क्या करेगी? बांग्लादेश गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट in spite of being itself a third world country. Definitely it is getting like aid from United Nations, from Japan, from Russia, not Russia, from the Scandinavian countries, from Canada, from Germany. But at the same time, the government has also been quite proactive by giving them shelter, giving them rehabilitation. वहां पे छोटे छोटे स्कूल्स बनाए गए हैं, मेक शिफ्ट स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के। लेकिन इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो भी एक खतरा है फॉर द एथनिक बांग्लादेशी पॉपुलेशन। ये भी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे और एक बात ये आती है कि अब जो है वो इलीगल एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है नार्को ट्रैफिकिंग। ये जो मेथ पिल्स होते हैं, या फिर एक बाकी कोकेन है, ओपियम है, हशीश है, ये जितने गैंग्स हैं सबके सब इन्वॉल्व है नार्को डीलिंग में थ्रू हवाला एंड हुंडी। राइट और एक बहुत मजेदार बात ये है कि जो गोल्डन ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं with respect to narco trade, which is Thailand, Myanmar, and Laos. It is very near to the present refugee camps of Bangladesh. ओके
Okay. So it's a golden proximity towards this golden triangle actually is working in favor of the criminal gangs, and it is working Obviously. against the favor of Myanmari government and Bangladeshi government. एब्सोल्युटली, बिल्कुल Because इन लोगों मेक ने अपने सेंस। ट्रेड रूट्स बना लिए हैं, टेक्नाफ के थ्रू ट्रेड रूट्स बना लिए, कातूपालोंग एक जगह है उसके थ्रू इन्होंने ट्रेड रूट्स बना लिए हैं जहां से ये तस्करी करते हैं। आर्मी को पता है, वहां की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को पता है। हम यहाँ पे चिल्लाते हैं बीएसएफ के ऊपर कि बीएसएफ करती क्या है, एग्जैक्ट सिचुएशन इज नाउ रेप्लिकेटिंग इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेशीज आर शाउटिंग एट द बीजेपी की बीजेपी करती क्या है, बीजेपी रोकती क्यों नहीं है। तो एक अमाउंट ऑफ करप्शन भी आ जाता है कि भैया हमने समझ लीजिए 10 मिलियन की तस्करी करनी है तो आपको भी थोड़े पैसे हम दे देंगे, हमें आप रूट क्लियर करके दीजिए। ये तो एक बहुत बड़ी बात है जो हो रही है, वहां पे इलीगल ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक जो ट्रेड चल रहा है दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो जवान लड़कियां हैं, बच्ची हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रैफिक किया जा रहा है। इनके भी कुछ हद तक है, रिपोर्ट्स आई हैं, आई डोंट नो कितने हद तक वो रिपोर्ट सही है। 2017-18 के तकरीबन बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी जहां पे बताया गया था कि कुछ तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बेच रहे हैं, ये जो ट्रैफिकर्स हैं। और ये ट्रैफिकर्स क्या करते हैं, फिर इंडोनेशिया मलेशिया ले जाते हैं। कुछ है ट्रैफिकर्स जो नेपाल लेके जा रहे हैं, कुछ है ट्रैफिकर्स जो गल्फ की कंट्रीज में लेके जा रहे हैं। तो अगर आप देखें, सो इट इज अ कंप्लीट केओस विद इन बांग्लादेश राइट नाउ। एक तो इनकी इकोनॉमी पे एक असर तो पड़ ही रहा है, एक इनकी डेमोग्राफी पे असर पड़ रहा है। जैसे हमारी डेमोग्राफी पे तो असर पड़ रहा है, उनकी भी डेमोग्राफी पे असर पड़ रहा है। क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादा हो रहे हैं। इनके साथ एक जैसे ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, आरसा एंड आरएसओ, इनका भी एक इनके साथ लिंकेज बनता जा रहा है। तो बांग्लादेश इज एक्चुअली फेसिंग द फायर फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि अब तो ये शुरुआत है। आराकान आर्मी तो रुकेगी नहीं, बिल्कुल। unless and until the Myanmari government develops a sort of policy, develops a sort of, जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया था एलटीटीई के साथ, कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ एलटीटीई। अगर म्यांमारी जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, अगर वो चाहती है कि भैया विद इन 6 months हम कंप्लीट एनाहिलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रोहिंग्या मिलिशियाज ऑफ आरसा एंड आरएसओ, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो ना कर पाए तो इट has been creating a series of economic, demographic, political and ethnic pressure on Bangladesh. Oh yes, very much so. बिल्कुल। Which is undoable. क्योंकि एक पॉइंट तो इस्लामिक एक बात भी आ जाती है ना कि हमारे इस्लामिक भाई जो हैं वो आए हैं शरण लेने के लिए, वो भी एक चीज हो जाती है कि भैया हमने उनको excuse me, yeah. I'm going through a very bad phase. हमने Actually, उनको maybe you can also underline इनका जो cultural background है रोहिंग्याज का, वो कहाँ से आता है? Because this is the point where you are coming now. We should talk about it because इनमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन पे जो पोर्तुगीज और कुछ मुगल और कुछ अरेबियन इन्फ्लुएंस भी रहा है इनकी कल्चर का या इनकी कल्चर के ऊपर। डजंट दैट मैच विद इस्लामिक आइडियोलॉजी मिक्स्ड विद इट? जब वो कहते हैं कि एसिमिलेट नहीं करते हैं ये लोग, सो कुड इट बी बिकॉज ऑफ दैट? एसिमिलेशन की प्रॉब्लम तो बहुत जगह है ना, यूरोप में भी तो आजकल एसिमिलेशन की ही प्रॉब्लम हो रही है। वो भी तो यहीं पे आ रही है ना, फ्रांस में अगर आप देखें, जर्मनी में देखें, यूके में देखे तो एक एसिमिलेशन की ही प्रॉब्लम आ रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे ये कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जब तक रहेगा एसिमिलेशन की प्रॉब्लम तब तक रहेगी। क्योंकि अगर आप शरिया फॉलो करते हैं, आप डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। आप अगर शरिया चाहते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री के आर्मी के अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे। अगर आज समझ लीजिए तेलंगाना में कोई एक हिस्से में समझ लीजिए अचानक एक मूवमेंट शुरू हो जाती है कि हम इस्लामिक स्टेट ऑफ रायलसीमा बनाएंगे, तो
ऑब्वियसली वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ही जाएगी, क्योंकि जो इस्लामिक टेनेट्स है शरिया में उसके तहत डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं है। कोई तो जगह ही नहीं, बिल्कुल कैसे होगा? कल्चरली अगर आप देखें रोहिंग्यास को, दे आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स द बांग्लादेशीज दैन द म्यांमारीज। उनका रहन सहन, उनकी बोली, जैसे मैंने बताया, उनका पहनाव, उनका तौर तरीका जो है, इट इज मोर क्लोज टू द बांग्लादेशीज दैन टू द म्यांमारीज। म्यांमार। तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक चैलेंजिंग थिंग है, क्योंकि ब्रिटिश तो चले गए, करेक्ट, एक chaos क्रिएट करके चले गए। दे डिड नॉट डिमार्केट एनीथिंग। इन्होंने जब देखा कि हम जा रहे हैं, तो इन्होंने फिर से इनको रिहैबिलिटेट नहीं किया कि भैया आप वापस चले जाइए बांग्लादेश में, या तब ईस्ट पाकिस्तान था, वापस चले जाइए ईस्ट पाकिस्तान में। जो जहां जैसी प्रॉब्लम थी उसको एज इट इज रख के दे जस्ट फ्लेड, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। अब बात इंडिया की जो आती है, मैं लास्टली इंडिया तक इसलिए आ रही हूँ क्योंकि इट इज अ चेन ऑफ इवेंट व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम म्यांमार टू राखाइन, बांग्लादेश एंड नाउ टू इंडिया। नॉट इंडिया। महेश जी, आपको आई थिंक ध्यान में होगा, अभी 2-3 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग झारखंड, कि झारखंड में डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग रोहिंग्या पॉपुलेशन। अब अगर प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब है इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लाखों मुद्दे हैं इस कंट्री में, करोड़ों मुद्दे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर इज चूजिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक of demographic shift, not in a bordering state. Jharkhand is not a bordering state. अगर ये बात त्रिपुरा की होती, अगर ये बात वेस्ट बंगाल की होती, मिजोरम की होती, मेघालय की होती, तो हम मानते। हालांकि वहां पे भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वहां पे रोहिंग्या पॉपुलेशन की इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन ऑफ ऑल प्लेसेस ही हैज पॉइंटेड आउट झारखंड। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। अगर कंट्री के नैरेटिव को देखें पिछले 6 महीने में, ये बहुत बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर का ये एडमिट करना कि देयर हैज बीन अ शिफ्ट इन डेमोग्राफी ड्यू टू इलीगल रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन। दूसरी बात है, बॉम्बे में टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने आई थिंक 2 महीने पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, महाराष्ट्र के इलेक्शन से रिलेटेड हो गया मुझे लग रहा है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि lot many constituencies within Bombay metropolitan area now have illegal population majority. Oops. This is a very major, it's a very, what to say, path breaking development which has taken place within Bombay metropolitan area की जो constituencies हैं। कुछ उन्होंने अभी मुझे याद नहीं आ रही कौन सी constituencies थी। You can go to the report, it is available on net, आप सर्च करके देख ही सकते हैं। टिस की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने मार्क आउट करी हैं कुछ constituencies, कम से कम आई थिंक 7 से 8 constituencies हैं जहां पे डेमोग्राफिक शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है with the incursion of illegal Bangladeshis and Rohingyas. ये जो चीजें हैं ना बहुत बिखरी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, टिस ने कुछ बोला है, ये एक स्ट्रे इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूं, लेकिन इफ वी जॉइन द डॉट्स, एवरीथिंग लीड्स टू अ थ्रेट टुवर्ड्स इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज जब होता है बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स हु आर मिलिटेंट इन नेचर, नॉट I'm not talking about Tibetan illegal immigrants. I'm not talking about Nepalese illegal immigrants. Illegal immigrants who have militant background and who have a certain mindset of favoring Sharia over democracy. Ideological mindset. Then it is a major security challenge for any country, as a matter of fact. चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो नॉर्वे हो। कुछ हद तक हम इस चीज को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, दिस रोहिंग्या पॉपुलेशन हैज फ्लेड अप नॉट ओनली इन द बॉर्डर एरिया। आप बैंगलोर में जाइए, टू द एक्सटेंट ऑफ गोइंग टू बीकानेर, टू द एक्सटेंट ऑफ गोइंग टू इवन लद्दाख। जम्मू में तो है ही है, एवरीबडी नोज कि ये मिलिट्री जो है कैंप्स के सामने इन्होंने अपना डेरा जमा रखा है। एज रिमोट एज लद्दाख यू कैन फाइंड आउट रोहिंग्यास। और आप उनसे पूछेंगे ना कि भैया आप कहाँ से आए हैं,
सो वो एक टिपिकल इनका फॉर्मेट होता है, दे विल से वी हैव कम फ्रॉम द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इधर मुर्शिदाबाद और मालदा और कोच बिहार, और एक ऐसे 2-3 जगह है जो बॉर्डरिंग बेसिकली एरिया। बांग्लादेश, हाँ, बेसिकली बेसिकली बांग्लादेश। पहले क्या होता था ना, बांग्लादेशीज would used to claim that we are Indians. Now the Rohingyas have also started claiming that we are Indians. And once you have an Aadhaar card and you have a what to say, driving a DL or an election ID card, कोई कुछ नहीं कर सकता है. You Correct. cannot do anything about it. So ये एक बहुत important मुद्दा है. और आज की जो करंट सिचुएशन है बांग्लादेश की, वो इंडिया के लिए और ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये जो सॉर्ट ऑफ व्हाट टू से मिलिटेंट बैक्ड यूनिस की केयरटेकर गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनिस की जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, बेसिकली इट इज अ जमात मिलिटेंट बैक ऑर्गेनाइजेशन, कोई कुछ भी कहे, इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट ही इज राइडिंग ऑन अ जमाती टाइगर. एंड एज अ रिजल्ट what has happened since 3 to 4 months, a lot many terrorists, convicted terrorists have been released from jail. Yeah, very true. अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन में मैं बता रही हूँ आपको, एबीटी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, आपको याद होगा महेश जी 10 साल पहले काफी ब्लॉगर्स पे अटैक हो रहे थे बांग्लादेश में. ब्लॉगर्स एंड जर्नलिस्ट, दे वर हैक्ड, दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से उनकी मौत हो रही थी, बुलेट इंजरी हो रही थी, मारे जा रहे थे बहुत, आई थिंक 10 से 15 ब्लॉगर्स मारे गए थे. तब उस टाइम पे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम केम इन द फोरफ्रंट एज दे क्लेम्ड ऑल दीज अटैक्स. अभी क्या हुआ है विद दिस puppet government of मोहम्मद यूनुस, सारे जितने भी कॉन्विक्टेड क्रिमिनल्स थे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के, सारे के सारे रिलीज्ड हो रहे हैं. Okay. अभी आज टुडे 25th ऑफ दिसंबर, 21st ऑफ दिसंबर में एक बहुत ही ज्यादा नामी जो है खूनखार टेररिस्ट है जिक्रुल्लाह, उसको बरी कर दिया गया. 23rd में इकबाल हुसैन को छोड़ दिया गया. 24th मतलब कल 2 टेररिस्ट अल अमीन और हारून रशीद को छोड़ दिया गया. तो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश, जहां पे टेररिस्ट को छोड़े जा रही है गवर्नमेंट. और उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी ये बोल के कि उसके साथ जब ये रोहिंग्या मिलिशिया की एलिमेंट जब जुड़ेगी या जुड़ रही है इन टर्म्स ऑफ आरएसओ एंड आरसा, यू नो, कोलाइडिंग विद एबीटी और जमात और हिजबुल और हिफाजत इस्लाम और हिजबुत तौरी, उसके बाद क्या नतीजा होगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते हैं. ठीक बात है. सो ये जो एक रोहिंग्या की जो लोकलाइज्ड एक प्रॉब्लम थी म्यांमार में, ये आज फ्लेयर अप होके कहा म्यांमार एक छोर पे है और बीकानेर दूसरे छोर पे है. तो आप समझ सकते हैं ज्योग्राफी, द डिस्टेंस जो इट हैज कैरीड इटसेल्फ फ्रॉम राखाइन टू बीकानेर. दिस हैज बिकम नाउ द स्ट्रेच ऑफ रोहिंग्या settlement within the subcontinent. So true, so true. Okay, so how do you look at it in the future? I mean, what direction will it take, this whole crisis? What do you see lies in future ahead for us in India? We have to take very stringent, you know, measures. Prime Minister saying ये टिस्की रिपोर्ट आ गई, कल कोई और ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट निकालेगी. These are immaterial. We have to be very much upfront at the local level. We have to be very much upfront कि हम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या कर रहे हैं. Because हमारी तो already we have a very open border with Bangladesh. God knows why. We have this ambiguous border policy with Bangladesh. I still don't know why. And obviously the entire like this ambiguity has been taken advantage by the Rohingyas. Yes. आज अगर एक रोहिंग्या, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड बंगाली, आई कैन डिफरेंशिएट, आप नॉर्थ इंडिया से, कोई साउथ इंडिया से, अगर आज एक रोहिंग्या हैदराबाद में जाके अपनी लैंग्वेज से बात करता है और को बोलता है मैं तो बंगाली में बात कर रहा हूँ, कोई क्या कर ले? कुछ नहीं, आप जान भी नहीं रहे. रोहिंग्या अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है तो लोगों को लगेगा भैया बंगाली में बात कर रहे हैं ये लोग तो. करेक्ट. तो ये these are, you know, these are, I would say, people might say कि आप बहुत ज्यादा sensationalize कर रहे हैं. These are terrorism 2.0. Yeah. अब
इंडिया में पिछले, आप सोच लीजिए, आई थिंक पिछले महीने शायद एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुई थी दिल्ली में, दैट वाज आल्सो खालिस्तानी रिलेटेड, बट आजकल वो ब्लास्ट नहीं हो रहे इंडिया में, बिल्कुल, जो हमने 10 साल पहले देखे थे, जब हर दूसरे तीसरे दिन ब्लास्ट हो रहे थे ऑल ओवर द कंट्री। आजकल राइट्स हो रहे हैं, आजकल आंदोलन हो रहे हैं, आजकल ये इन्फिल्ट्रेशन तो खैर तब भी था, बढ़ रहा है, जो भी है, ये सामने आ रही है बातें, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत सारे और अलग अलग तरीके से स्टेट पे अटैक किया जा रहा है। तो एज अ स्टेट हमें तो विजिलेंट होना ही पड़ेगा। हम पता नहीं कौन बिल्कुल। से घंटे का इंतजार कर रहे हैं, या कौन सी आसमान से, आई डोंट नो, बिजली कड़केगी, गवर्नमेंट किस चीज के इंतजार में बैठी है, आई स्टिल डोंट नो कि बातचीत का सिलसिला कब तक चलेगा, नोबडी नोज। आज भी हम अपने कॉन्वॉयज को भैया भेज रहे हैं, बांग्लादेश जाओ, बात करो, वहां के जो है, जो हमारे हैं एनवॉयज, नॉट सॉरी कॉन्वॉयज में बोल रहे हैं, एनवॉयज जो है वो बात कर रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। तो ये बातों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? नुकसान तो हमें हो रहा है ना, बांग्लादेश को तो नुकसान हो ही रहा है, बट एटलीस्ट दे हैव सम कॉमनैलिटी ऑफ बीइंग दिस पार्ट ऑफ दिस इस्लामिक उम्मा, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर इस्लामिक ब्रदर्स। Yes. It is also a very important logic behind what Bangladesh is doing, but what is our logic? We are not even None. party to 1951 UN convention, refugee convention. हमारा क्या लॉजिक Yes. हो सकता है? मतलब ही नहीं। ट्रू, ठीक बात है। Right. So let's see what the government steps takes, when we can only hope कि इस Yes, पर कुछ some sanity prevails within the government structure. within the government, within the system, and then some steps are taken कि भाई इससे पहले कि प्रॉब्लम इतनी एक्सप्लोड हो जाए कि फिर अनमैनेजेबल हो जाए, system reacts and does something about it. Thank you so much, Dr. Bhattacharya, for this day and clarifying these problems, or even the forthcoming problems that we are facing right now. And hopefully, again, it's a very scary situation जो आप Yes, describe it कर रहे is. हैं. I And I always hope talk about scary situations. This is a problem. Whenever I have a discussion with you, all the situations are extremely scary. So, I mean, these are the small scary times things are basically. scary. मुझे सीरियसली लगता है कि we are living through some scary times actually, Yeah. globally. So it's not unusual कि हम लोग जब बात करते हैं तो we turn out to be talking about something scary. So Yes. these are the story of our times. Thank you so much, Dr. Bhattacharya, Thank you. Thank you, and see you next Manish. time. Thank you very much.